नमस्कार। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव के लिए प्रचार आज थम गया और जो गलियों में शोर हो रहा था वह कुछ हद तक रुक गया, लेकिन डिजिटल मीडिया पर कोलाहल, शोर और दावे प्रतिदावे की मानो झड़ी लग गई है और यह स्पीड इलेक्शन तक पूरा चलेगा। जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव, लेकिन चुनाव आयोग की सक्रियता, उसकी विश्वसनीयता और उसकी प्रामाणिकता, ये तीनों की छवि धूमिल हुई है। सब कोई जानता है कि पानी की तरह पैसा बह रहा है। चुनाव आयोग का निर्देश रहता है CST, SST टीम वगैरह बनाने के लिए, इनकम टैक्स और बाकी एजेंसीज की छापेमारी वगैरह होती है, लेकिन एकाध अपवाद को छोड़ करके कहीं कोई प्रभावी रिकवरी नहीं हुई। इसका मतलब दो ही हो सकता है, या तो ये चुनाव बड़ा सुचिता तरीके से लड़ा जा रहा है, पाक साफ तरीके से, या फिर चुनाव आयोग मिजरेबली फेल किया है। वैसे भी बिहार का जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वो थॉरली इनकॉम्पिटेंट आदमी है। SIR से लेकर के अभी तक हम लोगों ने यही देखा है। पहली बार कदाचित ऐसा हुआ कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसी दूसरे विभाग के भी प्रभार में रहा हो। बहरहाल वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अब अलग अलग चैनल, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग आंकड़े पेश कर रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई उतना बड़ा मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम ओपिनियन पोल कर लें। लेकिन आइए आज बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर और उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं कि इस चुनाव में जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस जीत और हार में मैटर करेगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो मीडिया में, पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है जातियों के संख्या के संबंध में, डिस्क्लेमर दे दें कि ये कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं, जो भी बता रहा हो वो सिर्फ एक किंवदंती है या फिर कोरा वो एक गेस है। इसलिए कि आप देखिए कि बिहार में जो जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ था, इसमें न तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े आए हैं और न ही कोई ब्लॉक वाइज आंकड़े हैं। इसलिए बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जात का कितना वोटर है, यह कहना बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर वो सही नहीं है, इसलिए हम भी वो नहीं कहेंगे। पूरा राज्य स्तर पर जो कायस्थ की संख्या बताई गई है वो 0.6011%, मतलब 1% से भी कम है। ये आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े इसके मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। यादव का प्रतिशत किसी एक जाति में सबसे ज़्यादा है, 14.2666%, 15%, 14.25% आप मान सकते हैं। हालांकि इस आंकड़े के संबंध में भी दावे किए जाते रहे। जो इंटरनेट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, उसके अनुसार कास्ट 14 से 20%, हालांकि ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आंकड़े सही नहीं हैं। यादव का 12%, चंद्रवंशी 9%, मुस्लिम 8%, बनिया का 8%, ये गूगल में दिए हुए आंकड़े हैं। भूमियार का 7%, राजपूत का 7%, ब्राह्मण का 6%, कुर्मी का 5%, कुशवाहा का 3%। ये आंकड़े का कोई आधार यद्यपि नहीं बताया गया है, इस पर अखबार में भी छपा है, लेकिन आपको बता दें कि ये आंकड़े परंपरागत स्रोत से लिए गए हैं और इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत चेंजेज हुआ है। जैसे कास्ट की संख्या जो 14% बताई जा रही है, और बहुत लोगों को ये मिथ है। ये मिथ क्यों है और हकीकत में कितनी संख्या में इसमें गिरावट हुई, उस पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये आंकड़े स्वयं बताते हैं और आप इसको जानते भी हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा कास्ट वो कायस्थ समाज का है। ये जो बांकीपुर का इलाका है वो बड़ा पॉश इलाका माना जाता है और पटना का, इसमें बहुत सारे इलाके पटना, ओल्ड पटना वाले इलाके हैं, ज़्यादातर इलाके इनफैक्ट उसी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कास्ट का माइग्रेशन सबका हुआ है, लेकिन पढ़े लिखे कास्ट का माइग्रेशन पटना से बहुत ज़्यादा, वो देश के अन्य हिस्सों में भी और देश के बाहर भी चले गए हैं। तो ये जो 14% की आबादी का भ्रम लोग पाले हुए हैं, ये बात सही है कि नितिन नवीन लगातार 3-4 चुनाव से जीतते रहे और अच्छे मार्जिन से जीतते रहे। 60 to 70% वोट्स उनको, टोटल वोट्स जो कास्ट हुए हैं उसके वो आते रहे हैं। लेकिन उसका कारण जो बहुत लोग ये मानते हैं कि वो कास्ट थे इसलिए, ऐसा नहीं।
वो बीजेपी का परंपरागत यहाँ पर वोटर लोग रहा है और अर्बन क्षेत्र में बीजेपी का शुरू से ही दबदबा रहा है। इसलिए ये पहले वोटर के दिमाग में जो बैठाया गया है कि कास्ट जिसको वोट दे देगा वो जीत देगा, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। क्योंकि कास्ट की संख्या जो 14% परसेप्शन वाइज चल रहा है, इसमें बहुत गिरावट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कास्ट का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से माइग्रेशन हुआ है, खास करके एजुकेटेड कास्ट, और कास्ट ज़्यादातर शहरी इलाके में एजुकेटेड ही है, इसलिए ये संख्या बहुत कम। यादव का प्रतिशत 12 बताया जा रहा है। यादव का प्रतिशत 12 से 14 के आसपास परसेंट हो तो ये तो राज्य के लेवल पर राज्य का जो प्रतिशत वही बता रहा है। मुस्लिम की आबादी जो ये बता रहा है 8%, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। मुस्लिम की आबादी उन इलाकों में, अकेले अगर आप सब्जी बाग, पटना मार्केट वगैरह को इलाका आप देख लीजिएगा ना, तो उसमें कितना घनी आबादी है, तो ये संख्या थोड़ी ज़्यादा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी या इसके जो लोग हैं, इसके पक्ष में जो लोग बात इस आधार पर कर रहे हैं कि सिर्फ कास्ट की बड़ी संख्या और बनिया वोटर्स हमको मिल जाए और अपर कास्ट का मिल जाएगा तो हम जीत रहे हैं, ये बात उनका फैक्चुअली सही नहीं है। ये बात सही है कि ये लोग चुनाव अभी खास करके 14 के बाद से तो मोदी के नाम पर जीत रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन। इस बार बीजेपी के चुनाव में, बीजेपी की जीत में 3 मुश्किलें क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मुश्किल नंबर 1, मोदी मैजिक में बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया प्रदर्शन, जो बाद में जेएनजी का प्रदर्शन और बाद में तो ये बिल्कुल सभी बैरियर्स को तोड़ दिया और पूरे देश में, खास करके नॉर्थ इंडिया में फैला और मुंबई वगैरह में भी चला गया, देश के अन्य हिस्सों में भी पता चला। उसने मोदी के इनविंसिबल इमेज, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी अजेय है, यह भ्रम को तोड़ दिया, तो डेंट हुआ है। दूसरा, बीजेपी के साथ जो अर्बन इलीट, मध्यम वर्ग, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अर्बन इलीट का जो वोट था उसमें बेतहाशा कमी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से जेन जी के बच्चे और जेन मिलेनियल, मतलब उनके माँ बाप, इन लोगों ने जो फजीहत शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, मोदी की फजीहत किया ऑनलाइन, और जो ये भ्रम था कि मध्यम वर्ग के लोग रोड पर नहीं निकलते, वो सारे मिथ्स टूट गए। तो पहला कारण मोदी का इमेज का डेंट होना। दूसरा कारण अर्बन इलीट वोट्स का बीजेपी के साथ डिसइंचेंटमेंट तो ही गया, उससे भ्रम तो टूट ही गया। उसके प्रति आक्रोश शब्द का प्रयोग अगर न भी हम करें तो बीजेपी से निराशा इस वर्ग को जरूर हुई है, और यह बांकीपुर में ये बहुत बड़ा वोट चंक है, एक क्रॉस द कास्ट। जब मैं अर्बन इलीट की बात करता हूँ तो अर्बन इलीट किसी भी कास्ट में हो सकता है, वो कास्ट में भी हो सकता है, यादव में हो सकता है, मुस्लिम में हो सकता है, ब्राह्मण, भूमियार और बाकी अन्य पिछड़ी जातों में भी हो सकता है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो बीजेपी के अगेंस्ट जाने की संभावना है। जो बीजेपी के उम्मीदवार, जो डमी उम्मीदवार हैं बेसिकली नीरज कुमार, वो उसके खिलाफ जा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तीसरा कारण ये है कि इस बार आरजेडी, आप याद रखिए कि पिछले चुनाव में आरजेडी के जो उम्मीदवार थी उसको 46,000 के आसपास वोट आया था, जन स्वराज का 7,000 या 7,500 ऐसे कुछ वोट आया। इस बार जो पब्लिक में परसेप्शन बना है, और विगत 1-2 महीने में जो आरजेडी के डिफैक्टो सुप्रीमो अभी तेजस्वी हैं, उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, उसके कारण आरजेडी रैंक एंड फाइल में, स्पेशली यादव समाज में और मुस्लिम समाज में घनघोर निराशा है। आपने देखा कि इस पूरे जेएनजी के आंदोलन से वो बिल्कुल गायब रहे, मीडिया से गायब रहे, सड़क पर न निकलने की इनकी जो, उसको बहुत लोग बोलते हैं कि ए पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल हैबिट्स है, ये इनको बहुत भारी पड़ता है। ये गर्मी, जाड़ा, बरसात कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा जेएनजी के मूवमेंट से गायब रहे। हद तो तब हो गई जिन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं, और इतना एम्बैरेसमेंट हुआ इस पार्टी को, इतना डेमोरलाइज्ड, डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ इनके पार्टी के या इनके समर्थकों में, कि विधानसभा के सत्र से ये गायब रहे। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसकी भी सूचना नहीं। इनके सोशल मीडिया, आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट को जब आप पढ़िएगा तो तेजस्वी की कोई भी पोस्ट को पढ़िएगा तो उसमें 2/3 से ज़्यादा कमेंट
इस बात को लेकर के आता है कि आप डिजिटल मोड पर खाली ट्वीट करके और एक्स पर लिख करके आपका काम नहीं चल सकता। आप हैं कहाँ, पूरी खिल्ली उड़ गई, भद्द पिट गई। तो यादव और मुस्लिम मतदाताओं में घनघोर निराशा है आरजेडी को लेकर के। इसलिए अगर यादव और मुस्लिम ये टिल्ट कर जाए अगेंस्ट बीजेपी या जनसुराज में चला जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर है जो बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट जाता है, और मोटे तौर पर ये तीनों फैक्टर प्रशांत किशोर के पक्ष में जाता है। हालांकि अंतिम दिन रोड शो में तेजस्वी आए और भीड़ अच्छी जुटी। कई बार प्रेक्षक ये मानते हैं कि भीड़ और मतदाता दोनों दो चीज होता है। भीड़ तो पवन सिंह में भी आ जाता है गाना सुनने के लिए, और हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि गांधी मैदान में तो ऐसे ही 5-7 हजार आदमी रहा। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की इस बार जो भद्द पिटी इस जेन जी के मूवमेंट में, तो अगर मैं सभी को एक फैक्टर में कंक्लूड कर दूं तो वो ये है कि जेन जी का मूवमेंट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इसने बीजेपी की पूरी हवा ही खराब कर दी है। इसलिए जो लोग ये भ्रम पाले हुए हैं कि 2026 का चुनाव 2025 या फिर 20 या उसके पहले वाले चुनाव जैसा होगा और बीजेपी को क्लीन चिट मिल जाएगा, जीत हार का अंतर शायद 30-35 हजार 40 हजार हो, वो मुगालते में है। ऐसा नहीं होगा। जीत हार का अंतर इस पर बहुत थीन मार्जिन से होने वाला है, जो मेरी समझ के है। तो आरजेडी का सीन से गायब हो जाना और मुस्लिम और यादव मतदाताओं के अब इनके रोड शो से कितना उनमें ऊर्जा हो गया एक दिन में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन के क्रम में वोटर्स अपने आइडियाज़ और अपने पैटर्न को कंसोलिडेट करता है। तो ये बड़ा अगर ये यादव और मुस्लिम, अगर मैं यादव और मुस्लिम के कन्फिगरेशन को, उनकी संख्या को बांकीपुर में 14 और 11 25% मानता हूँ। अगर इस 25% का 80% भी चला गया प्रशांत किशोर में तो ये अचानक से इजाफा होगा। रहा बनिया वोटर, तो बनिया वोटर इस बार आरजेडी को नहीं देने जा रहा है वोट 2 कारण से। पहला कि अब उसको लगता है कि अगर हम लोग दिए तो फिर बीजेपी हार जाएगी, तो ये बनिया का वोट इस बार जाएगा बीजेपी में। ये मोटे तौर पर लोग बताते हैं, हम जहाँ तक घूम पाए। बीजेपी के पक्ष में 3 बात जाता है। पहला, जिस तरीके से पैसा बांटना ये बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है चुनाव में, ये जग जाहिर है। सो मच सो कि मोदी जी या अमित शाह आए थे तो बहुत सारा सोशल मीडिया पर यह बात भी, मेन मीडिया में भी निकली कि महिलाओं ने कहा कि हमको 500 से 1000 रुपये मिला था खाली फूल छींटने के लिए, हम अपने रेलिंग से ही छीटेंगे। इस बार कुछ लोग बता रहे हैं कि पैसा इस तरीके से बहाया जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि क्यों बहाएगी बीजेपी, इसके जीतने या हारने से तो फर्क पड़ेगा नहीं, न तो केंद्र में न तो बिहार में। ये बात सही है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा उसको समझिए। क्योंकि अगर यह चुनाव हारा बीजेपी तो 2 आदमी का नौकरी जाना तय। पहला तो सम्राट चौधरी चले जाएंगे, इसलिए कि सम्राट चौधरी को बीजेपी में 80-90% नेता नहीं चाहता है, चाह रहा है कि हार जाए कि इसको हम डिस्क्रेडिट दे दें। और दूसरी नौकरी जाएगी नितिन नवीन। माने ये अजीब इत्तेफाक, ये अजीब विडंबना है बीजेपी के साथ कि सम्राट चौधरी को कोई मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं, नितिन नवीन को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं, इसका जो कैंडिडेट है नीरज कुमार, उसको कोई कैंडिडेट मानने के लिए तैयार नहीं। जो मानने के लिए तैयार था मोदी के नाम पर कि मोदी है तो मुमकिन है, उस मोदी का चेहरा मतलब इन दिनों हताशा, निराशा, डर और संशय में। तो मोदी इनविंसिबल है, वो भ्रम भी टूट चुका है। लेकिन जो 3 फैक्टर जाता है बीजेपी के पक्ष में वो ये है, पहला इसका पैसा बेतहाशा बांटा जा रहा है इन्हीं कारणों से जिसकी मैंने बताया। दूसरा, चुनाव आयोग की पक्षपात पूर्ण नीति। मतलब आप सोच के देखिए कि जो प्रमाणिक तरीका है, टेस्टेड मेथड है जीविका दीदी के माध्यम से वोट कराना। मैं इलेक्शन के बाद मधुबनी गया, टाउन में हम वहाँ पोस्टेड भी रहे हैं 89-90 वगैरह में, तो बहुत सारे पहचानने वाले लोग भी, ऐसे भी हम जाते रहते। तो वहाँ से पूछे कि भाई यहाँ का एमएलए कौन है, तो 10 में 7 आदमी तो बता ही नहीं पाया। जो बताया तो हम पूछे कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, तो चुनाव चिन्ह कोई नहीं जानता। तो भाई प्रश्न ये उठता है कि न कैंडिडेट को जानते हैं न चुनाव चिन्ह, तो जीता कैसे? उसका एक प्रमुख कारण ये है कि उन इलाकों में जहाँ जीविका दीदी, और मोटे तौर पर ये पूरा फैला हुआ है, जीविका दीदी को तो जिस तरीके से इन लोगों ने यूज किया है, मतलब ये लोकतंत्र और सिस्टम के लिए मजाक बन के रह गया है। जीविका दीदी
को मतदाता जागरूकता के नाम पर बेशर्मी की सीमा से चुनाव आयोग एकदम बेशर्म और फेल हो चुका, उसने इजाज़त दी और जिला के कलेक्टरों ने और जो जीविका में काम करने वाले उसके डीपीएम बीपीएम लोग हैं उसको बैठाया, मोबाइल यूज किया और एक एक जीविका दीदी को और उसके घर के वाले को ला करके वोटिंग कराया। तो वो मेथड यहाँ पर चालू हो गया है। जिला प्रशासन के एक्स हैंडल से, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी सूचना दी जा रही है और मेरी जो सूचना है वो ये है कि इंटेंसिवली लगाया गया है जीविका दीदी को और ऊपर से उसको पैसा भी दिया जा रहा है। हालांकि ये बात भी दिगर है कि जो 2 लाख रुपया देने वाली महिला रोजगार योजना में 2 लाख रुपया देना था, जो चिन्हित परिवार थे 94 लाख परिवार, तो वो तो योजना अब चली गई हवा में, इसलिए कि बिहार में अब तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो जीविका दीदी और महिला रोजगार योजना के लाभुकों को क्या मिलेगा वो पता है। तो वो एक भ्रम टूटा है जीविका दीदियों को। तो कुछ जीविका दीदी निराश भी है और कुछ लोग, एक आध अपवाद कहीं आया है कि साहब वो लोग गुस्से में भी है। तो बहरहाल, लेकिन कहता है ना कि हमारा देश बड़ा विचित्र है। यहाँ हर प्रोफाइल के लोग बिकने के लिए तैयार हैं, आपको कीमत देना है। तो अगर वो कीमत देकर जीविका दीदी बिक गई इस बार भी और अपने जीविका दीदी के सभी वोटरों को, और माने जहाँ पैसा पहुंचाया गया उसके माध्यम से जो पहुंचाया जा रहा है, सूचनाएं मिल रही है कि जीविका दीदी के माध्यम से घरों में पैसा बंटवाया जा रहा है, अगर वो सही है तो फिर ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट। और तीसरा कि ईवीएम के विषय में जितनी बातें हो रही है और अब तो ये पूरे राष्ट्रीय फलक पर ये बात चलती है कि साहब ईवीएम में कहीं देयर इज समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद द ईवीएम। कदाचित ये बात समझने की है कि साहब ये अमेरिका जैसे और इंग्लैंड जैसे मुल्कों में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह से नहीं पड़ता है। यहाँ यह भी बात चली कि ठीक है आपको ईवीएम रखना ही है, तो जब सारे चीज़ में बायोमेट्रिक्स लगता है, सैलरी बायोमेट्रिक्स से, अनाज मिलता है पीडीएस में वो बायोमेट्रिक्स से, पेंशन मिलता है बायोमेट्रिक से, तो ईवीएम को बायोमेट्रिक करने में क्या दिक्कत। तो ये बात उठती रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, तो अगर ईवीएम में कुछ खेल हुआ तो ये बीजेपी के जीत का कारण बन सकता है। तो ये मैंने बीजेपी के दृष्टिकोण से 3 प्लस और 3 माइनस कारण बताए। लेकिन एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर इमर्ज कर रहा है इस बार, वो बीजेपी को बहुत नुकसान और प्रशांत किशोर को बहुत फायदा पहुंचा रहा है, और वो है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में 20,000 योजना और पैसा देकर के वोट खरीदने वाली बात पूरे राज्य स्तर पर और देश स्तर पर भी हुआ, इसने बिहार इसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। बिहार का जनमानस इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। नीतीश कुमार के जाने के बाद सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने तब से चीज़ें बिल्कुल केओस में बदल गया है। तो लोग हताश निराश तो हैं ही, उस पर पछता भी रहे हैं कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट। और इलेक्शन के ठीक बाद फिर माइग्रेशन शुरू हुआ, फिर वो जलालत शुरू हुई। बिहारी लड़के को दिल्ली में कैसे नाम पूछकर बिहारी है पुलिस ने गोली मार दी, और इस तरह की कई घटनाएं हुई है। तो ये, और चूंकि पटना अर्बन इलाका राजधानी है तो यहाँ थोड़ी बात अलग है, और उस पर से ये जेनजी का मूवमेंट। तो इस बार जितना और स्वयं प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर क्योंकि पटना में फ्लोटिंग वोटर्स बहुत है, मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया, कायस्थ का माइग्रेशन और एक बहुत बड़ी आबादी का यहाँ, जिसमें छोटे छोटे फुटकर दुकानदार, चाय बेचने वाला, खुमचा वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, टेलर, नाई, इस तरह का मिश्रित बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर माइग्रेट करके आया है, जो अलग अलग हिस्सों से। इसलिए यहाँ कास्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। अगर उस लाइन पर वोट हुआ, यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण भूमियार वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि एंटी है, अगर वो इधर वोट किया, हालांकि उसकी संख्या बहुत कम है। और ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जिसमें अति पिछड़ा अन्य और बाकी लोग शामिल हैं, मजदूर, फुटकर विक्रेता, स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबरर्स, माइग्रेंट स्टूडेंट्स, ये अगर इन चंक में गुस्से का इजहार कर दिया प्रशांत किशोर के पक्ष में, तो इस बार ये मामला उलट सकता। एक चीज़ तय है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीतना ये ग्रेजुअली बहुत टफ हो गया है गिवन दी सर्कमस्टांसेस, और हार जीत का फैसला मेरे समझ से ये बड़ा थीन मार्जिन से होगा। और एक जो अंतिम चीज़ आ रही है, जैसे कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया, तेज प्रताप जी ओपनली समर्थन दे रहे हैं, बीना मानवी या
करके कोई लेडी है जो खड़ा हुई थी, जिनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया वो। तो ये सारे जो समर्थन धीरे धीरे आ रहे हैं, ये सब अगर कंसोलिडेट हो गया और लोगों में ये परसेप्शन बना है कि साहब एक बीजेपी के हारने से सरकार को कोई नुकसान नहीं है, तो जो बीजेपी का कोर वोटर वो भी चाह रहा है कि नहीं साहब, प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये आवाज़ बन करके जाना चाहिए विधानसभा में। क्योंकि विपक्ष के रूप में तेजस्वी ये मिजरेबली फेल कर चुके, ये विपक्ष का चेहरा अब है ही नहीं, पूरे डिबेट से गायब, रोड से गायब, और समझ भी उतनी व्यापक नहीं है जितना व्यापक समझ किसी विरोधी दल के मुख्य नेता को होना चाहिए। तो लोग प्रशांत किशोर को विपक्ष की आवाज़ के रूप में विधानसभा भेजना चाहते हैं। अगर ये सही हुआ तो शायद बिहार का राजनीतिक इतिहास करवट लेने की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है और हम उस चौराहे पे खड़ा हैं जहां इतिहास एक नई दिशा की ओर मुड़ सकता है। ये फैसला बांकीपुर के मतदाताओं को लेना है कि क्या वो स्टेटस कोइस्ट रहना चाहते हैं, जो है वही ठीक है, या किसी बदलाव और बदलाव के लिए अपना मत दे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।